नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और इनके जो है टॉपिक सब क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये क्लास रिवीजन के बेस पर क्लास लाया गया है। अगर आप हमारे चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश में जो है ना, एक स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं और एक गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। सीधी बात, स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, या फिर जिसमें जो है अंतर्गत स्थिर या रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। बस इतना याद रखना है। और देखिए हो गया। अब पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि प्रवाह की दर को कहते हैं ना वैद्युत आवेश। ठीक है, यह जो होता है, मान के चलते हैं कि आवेश मतलब क्या होता है? चार्ज, यानी गुस्सा। चार्ज, गुस्सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले कि वैद्युत आवेश किसी पिंड का या किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण होता है। देखिए सबका कुछ ना कुछ गुण होता है जी। देखिए आपका कुछ मूलभूत जरूर गुण होगा। ठीक है, जैसे मेरा मूलभूत गुण है कि मैं काला हूँ। अरे नहीं भाई, मैं काला कैसे हूँ? आप काला हैं। तो जैसे देखिए आपका गुण है कि आप काला हैं। थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बुरा भी सहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मान के चलते हैं कि आपका मुंह काला है। मान के चलते हैं, है कि नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। मान के चलते हैं कि आपका मुंह काला है। ठीक है, तो वो आपका गुण हुआ। उसी गुण से आपको जो है लोग पहचानते होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार वैद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होता है। बस इतना याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता या फिर कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है कि वैद्युत आवेश किसी पिंड का वह मूलभूत गुण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, दूसरा परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत प्रवाह या चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इसी से जो है चुंबकीय प्रवाह और वैद्युत प्रवाह भी उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं कि वैद्युत आवेश को किससे सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। उसके बाद वैद्युत आवेश कौन सी राशि होती है? तो वैद्युत आवेश जो होता है एक अदिश राशि होती है। तो आप लोग जानते होंगे, एक होते हैं सदिश राशि, एक होते हैं अदिश राशि। जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ दिशा हो तो वो होता है सदिश, जिसमें दिशा ना हो तो वो होता है अदिश। तो देखिए वैद्युत आवेश क्या है? अदिश राशि है। अब देखेंगे कि इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अ से होता है आवेश। ठीक है, अ से होता है आवेश और अ से होता है अदिश। ठीक है, बस इतना याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि आवेश को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए आवेश को दो तरह से बांटा गया है। एक होते हैं धन आवेश, ठीक है, और एक होते हैं ऋण आवेश। देखिए आवेश मतलब देखिए मान के चलते हैं कोई आदमी को गुस्सा उठता है, तो दो तरह से गुस्सा उठ सकता है। या फिर ऐसा गुस्सा उठेगा कि सब चीज़ तोड़ फोड़ देगा। ठीक है, और एक ऐसा गुस्सा होता है कि थोड़ा देर बाद शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है आवेश दो तरह के होते हैं। एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ऋण आवेश और धन आवेश क्या होता है। तो देखिए धन आवेश जो होता है किसी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? इलेक्ट्रॉन की कमी। मान के चलते हैं ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा भरा हुआ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें देगा। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल गया। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे 10 मान के चलते 10 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन बचा ना। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है आवेश में प्लस आवेश लग जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये याद रखना है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके भार में कमी हो गया।
ऐसे समझिए, मान के चलते हैं कोई आप कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, मान के चलते हैं आप कोई जो है कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कार में आप क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बैठे हुए हैं कोई कार में, तो क्या होता है कि आप कोई कार में बैठे हुए हैं, तो इनमें से भरा 12 आदमी मान के चलते बैठते हैं, ठीक है। तो एक आदमी उतर गए, ठीक है, क्यों उतरे, पेशाब लगल है तो पेशाब करने उतर गए। तो इसमें जो इसकी कार की जो भार था, ठीक है, एक आदमी निकलने के बाद क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, बढ़ेगा तो नहीं ना बढ़ेगा, तो घट जाएगा। यही होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कैसे होता है कि मान के चलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इनमें 8 था, 2 इलेक्ट्रॉन 10 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा, 8 बचा, तो इसका द्रव्यमान में कमी हो गया। तो ये याद रखना है कि किसी पिंड पर धनावेश उत्पन्न होता है तो पिंड के द्रव्यमान में कमी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन भी करते करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण या किसी पदार्थ का वैसा गुण जो कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं। अधिकता का मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, इनमें और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है इसमें -2 का चार्ज लग गया, 2 का चार्ज लग गया, जिसके कारण जो है यह क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। अब पढ़ेंगे, देखिए जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पहले से इसका 15 था, 2 दिए थे तो कितना हो गया 17, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया ना, ठीक है। मान के चलते हैं ये कोई कार है, ठीक है, तो कार में मान के चलते हैं कोई आदमी को बैठा लिया गया, ठीक है, कोई आदमी को क्या कर दिएगा, बैठा दिया गया, तो एक आदमी को और बैठा दिया तो इसका भार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारे इसमें भी, ठीक है। तो चलिए, किसी पिंड पर ऋणावेश उत्पन्न होने पर पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना याद रखना है, ऋणावेश द्रव्यमान बढ़ जाता है, धनावेश द्रव्यमान घट जाता है, ऋणावेश द्रव्यमान बढ़ जाता है, धनावेश द्रव्यमान घट जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू, तो लगातार दिया गया है तो यानी ए पर क्या है, प्लस क्यू, उसके बाद क्या है क्यू आवेश, तथा दूसरे पर माइनस क्यू, मान के चलते हैं ये प्लस ए है प्लस माइनस बी है, ठीक है। अब देखिए बी, अब क्या होगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा या बी का द्रव्यमान घटेगा, तो देखिए बी क्या है, यहाँ पे ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसका द्रव्यमान ही बढ़ेगा, जिनका मतलब है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ए का द्रव्यमान घटेगा। नहीं समझ में आया, फिर इसको चीज़ को यहाँ पे दोहराइए, ठीक है, दोहराइए, पीछे जा कर के समझ में आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे आवेश का गुणधर्म। आवेश का कैसा कैसा गुण है, सबका एक गुणधर्म होता है, ठीक है, उसी प्रकार आवेश का गुणधर्म होता है। देखिए सबसे पहला है कि आकर्षण प्रतिकर्षण। आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षण भी करते हैं और प्रतिकर्षण भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि आकर्षण कब करेगा और प्रतिकर्षण कब करेगा, जब एक ही जाति के 2 क्या हो, एक ही जाति के 2 लड़की हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। मान के चलते हैं यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, क्या है, एक लड़की है, एक लड़की है, फिर यहाँ पे क्या है, एक लड़की है, एक लड़की है, एक लड़की है ना, तो 2 लड़की है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा, तो याद रखिएगा लड़की लड़की को देख के प्रतिकर्षित होता है, ये दूर होतेगा, ये दूर होटेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार अगर लड़का हो जाए तो यहाँ पे क्या, दोनों आकर्षित करके कमरे में क्या करेंगे, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो आकर्षण हो गया, ठीक है, आकर्षण, ठीक है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसको आकर्षण कर रहा है, बस इतना याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश जो होते हैं यानी प्लस माइनस आकर्षित करते हैं, जबकि एक ही जात के मान के चलते हैं माइनस माइनस होगा या फिर प्लस प्लस होगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, तो Ne होता है। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। N क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और एक होता है Q इक्वल टू IT, ठीक है, IT होता है, यानी कि I मतलब होता है वैद्युत धारा और T मतलब होता है समय। लिखेंगे कि एकांक समय अंतराल में किसी तार में या किसी पदार्थ में बहने वाली धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। बस इतना, ये भी परिभाषा याद रख सकते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, ठीक है, Ne या फिर IT। लेकिन इसमें से फॉर्मूला कौन माना जाएगा, तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। देखिए आवेश का देखिए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये आपको पहले याद रखना है
कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। क्या होता है, तो कूलम होता है। या फिर आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकंड। अब बोलेगा एम्पियर सेकंड क्या कहाँ से आया, देखिए क्यू इक्वल टू क्या पढ़े एन ई, और क्यू इक्वल टू क्या पढ़े आई टी। आई मतलब क्या हुआ एम्पियर, टी मतलब क्या होता है सेकंड, यहाँ से आया। ठीक है, अब देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है। उसके बाद क्या है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये भी आपको याद रखना है। और देखिए एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो एक फैराडे बराबर हो जाता है हमारा कितना, कितना कूलम बताइए, तो 96,500 कूलम। लेकिन ये होता है, लेकिन ये लगभग में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लगभग में होता है, और एक तरफ दे देगा कि 96,500 कूलम, बस इतना रहेगा, और एक तरफ बोलेगा 96,500 कूलम लगभग। तो लगभग वाला सही होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट इसका कोई मान नहीं निकला है, तो इसके आसपास आता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रा क्या होता है, तो ESU यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो देखिए एक कूलम में 3 × 10⁻9 ESU होता है। और एक ESU पूछेगा तो क्या होगा, 1/3 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की क्यू इक्वल टू क्या होता है, एक होता है IT, एक होता है NE। लेकिन बीमा किससे निकलेगा, तो याद रखिएगा इससे निकलेगा। I का हो जाता है A, T का हो जाता है T। ठीक है, बीमा में लिखते हैं तो AT हो जाएगा। ठीक है, आवेश का बीमा AT हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब पढ़ेंगे, कुछ सवाल कर लेते हैं कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बताइए। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो देखिए 8 कूलम बोला है, तो यानी कि कूलम, क्यों का मान दिया है कितना 8, क्यों का मान 8 दिया है। चलिए ठीक है, ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो n की संख्या पूछा है, n क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और E जो होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान की भार। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़े थे Q इक्वल टू क्या पढ़े थे, NE पढ़े थे। और देखिए N निकालना है तो N को इधर रख देंगे और E को इसके बटे के नीचे ला देंगे। तो Q का मान कितना है 8। ठीक है, और उसके बाद E नीचे आ जाएगा, तो E नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, E का मान कितना है 1.6 × 10⁻19 बराबर N। ठीक है, अब देखिए 16 × 5 = 80, और E चल जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा 5 × 10⁻19, ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझाया गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नोट्स है, नोट्स पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। अब पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। ये याद करने वाली चीज़ है भाई, समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, तो ये याद करना ही पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान क्या होता है, तो 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब पढ़ेंगे कि मूल आवेश क्या होता है, तो लिखेंगे मूल आवेश किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की वह न्यूनतम मात्रा। ठीक है, मूल आवेश कहलाता है, या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इतना याद रखना है, एक कोई भी आवेश हो तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो वो मूल आवेश कहलाएगा, बस इतना याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो वो मूल आवेश कहलाएगा, बस इतना याद है, बस ठीक है। चलिए, n जो है E के बराबर हो जाता है। ठीक है, n Q के बराबर हो जाता है। देखिए आवेश की अब पढ़ेंगे योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता मतलब क्या होता है, पहले बताइए। योज्यता मतलब होता है जोड़, क्या होता है,
जोड़ होता है। ठीक है, तो किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान उसमें उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान के चलते हैं कुल आवेश इतना है और उसमें उपस्थित आवेश मान के चलते हैं एक तो प्लस में क्यों है, एक तो माइनस में क्यों है, एक में प्लस में 2 क्यों है, तो माइनस में 2 क्यों है, बस इतना है। तो ये सबको जोड़ देंगे, बस इसी के योग को क्या कहते हैं, तो आवेश की योज्यता कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, डन डन। चलिए आगे चलते हैं। आवेश का संरक्षण क्या है, यानी आवेश संरक्षण मतलब आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। किसी निकाय में कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। अब आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब परिभाषा पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भी याद कर लिया हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले अंजादी पढ़ता हूँ, फिर अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, किसी विलगित निकाय में उपस्थित वह आवेश, ठीक है, किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश, उसमें कुल आवेश क्या होता है, तो याद रखना है मूल आवेश के क्या होते हैं, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। ठीक है, पूर्ण गुणज होते हैं, ना कि भिन्नात्मक रूप में, ना कि बटे के रूप में, ना कि दशमलव के रूप में, क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में सीधा सीधी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान क्या है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, इतना है, तो इसका बोल रहा है सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता है, बस बटे में नहीं। पहली बात तो आवेश क्या होता है, बटे में नहीं हो सकता है। ठीक है, दशमलव में नहीं हो सकता है, बस इतना याद रखना है, और कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, देखिए जो 16 से कट जाए वो क्या है, संभव है। जो 16 से ना कटे, डायरेक्टली कटना चाहिए, जो 16 से ना कटे वो संभव नहीं है। देखिए 16 दूनी 32 कट जाएगा, 16 चौक 64 कट जाएगा, 16 कम 16 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब यही जो है संभव नहीं है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा, यही संभव नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यू का मान इतना रख दीजिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान इतना रख दीजिए, वही बात है, कट कुट होगा। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ेंगे कि चालक पदार्थ क्या होता है। तो चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाह करता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, मानव शरीर। देखिए आपको भी जो है करंट लग सकता है, तो यही होता है चालक पदार्थ, तो हम लोग भी एक चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है, अचालक, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लगभग नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अचालक पदार्थ। जैसे मान के चलते हैं रबर, प्लास्टिक, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, सीमेंट, बालू, ये सब एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि रबर, प्लास्टिक तो गया। देखिए प्लास्टिक हम लोग जब दो तारों को जोड़ते हैं ना, तो उसमें प्लास्टिक से बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं लगता है, इसलिए प्लास्टिक से उसे क्या करते हैं, लपट देते हैं। ठीक है, चलिए अचालक पदार्थ हो गया। अब पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, ना ही वो चालक हो, सीधा रखना है, ना ही वो चालक हो और ना ही अचालक हो, मतलब ये दोनों के बीच का होना हो, दोनों का क्या है, बीच का है। तो इसकी चालकता चालकों से कम होती है और अचालक से ज़्यादा होती है, अर्धचालक कहलाती है। जैसे इसमें आता है सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। ठीक है, अब पढ़ेंगे कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या हो सकता है, बताइए आप लोग कि कूलम का नियम क्या है। देखिए कूलम का नियम, किसी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है या फिर समानुपाती होती है। ठीक है, ये जो होते हैं दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। ठीक है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल आवेशों के गुणनफल, जो आवेश उसमें भाग लिया है उस आवेशों का गुणनफल तथा आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, देखिए एफ, दो आवेशों के बीच के गुणनफल। ठीक है, Q1 × Q2 मान दो आवेश है,
एक Q1 एक Q2 है, आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक है, इतना हो गया। ये समानुपाती है तो समानुपाती दे देंगे। एक तरफ है F, क्या है, उनकी दूरी के वर्ग, ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्यस्तानुपाती है तो इसलिए एक ऊपर r² हो जाएगा। अब जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, F के Q1 इंटू Q2 अपान r²। के कहाँ से आया, तो ये समानुपाती को हटाने के लिए जो है के आया, ठीक है। के क्या है, एक स्थिरांक है। के का मान कितना होता है, याद रखिएगा 4πε0 या फिर 9 × 10⁻9 होता है, बस इतना याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। के जो है प्राप्त वैद्युतांक माध्यम होता है जो माध्यम पर निर्भर करता है। के नेतांक का मात्रक, देखिए मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक हो सकता है न्यूटन, देखिए इसका मात्रक क्या हो सकता है, याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्यू को बाहर कर दीजिएगा, ठीक है, एफ ऊपर चल जाएगा तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आर का मतलब मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, चलिए क्लियर है। कूलम के नियम से जो है अभी हम बोले, ठीक है, तो कूलम के नियम से ये एक रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपन r², जहाँ के का मान जो है 1/4πε0, देखिए वहाँ 4πε बोले थे ना, लेकिन गलत हुआ, 1/4πε होता है, ठीक है, निर्वात वायु के लिए है, ठीक है। अन्य रूप इसके लिए देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना है। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, निर्वात की गतिशीलता होता है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बीमा और मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर, ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा M इनवर्स L इनवर्स 2 T4, हाँ TH, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ तक तो कूलम का मात्रक, देखिए कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एक क्लियर है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो के Q1 इंटू Q2 अपन 4πε0, देखिए मात्रक है, देखिए कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो बीमा होती है M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4a², बस इतना याद है, M इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4a²। चाहे इसको फॉर्मूला बना के निकाल सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को जब बाहर कीजिएगा तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कूलम के नियम की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, तो कूलम के नियम की सीमाएं हैं, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। कूलम के नियम किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। बड़े आकार वाले आवेशों के मध्य की दूरी जो है कूलम के नियम द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और कूलम नियम जो होता है, ठीक है, कूलम नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। और याद रखना कूलम के नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, देखिए जितना थप्पड़ आप मारिएगा उतना थप्पड़ उधर से भी मारेगा, यही होता है न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है। चलिए तो क्या प्राप्त वैद्युतांक अपेक्षित वैद्युशीलता क्या होती है, तो प्राप्त वैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युशीलता होता है किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को कहते हैं ना, किसी माध्यम की निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, प्राप्त वैद्युतांक या अपेक्षित वैद्युशीलता कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं वायु में कार्यरत बल इतना है, ठीक है, और माध्यम में इतना है, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे, बस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, F/FM = εm/ε0, यानी K = εr, देखिए। और इसका जो सूचित करते हैं, ठीक है, K से या फिर εr से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए परिभाषा है कि माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को प्राप्त वैद्युतांक अपेक्षित वैद्युशीलता कहते हैं। इसे के से या एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। कुछ पदार्थों के लिए वैद्युशीलता के मान जैसे प्राप्त वैद्युतांक के लिए, जैसे धातुओं के लिए क्या होता है, तो अनंत होता है, ठीक है। उसका वायु के लिए 1 होता है, क्या प्राप्त वैद्युतांक होता है, ठीक है। और कुचालक पदार्थ के लिए 1 से अधिक होता है, ठीक है। उसका जल के लिए 80 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल क्या है, F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल इतना रख दिया जाए तो आवेश क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F = क्या पढ़े थे, FM = क्या εm/ε0 पढ़े थे, ठीक है, ये भी ना पढ़े थे। तो इन पर क्या करेंगे, K का मान रख देंगे, ठीक है। K का मान रखने के बाद जो है FM निकाल लेंगे, बस 80 क्या हो जाएगा, F नहीं 80/F नहीं होगा, F/80 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए पानी का प्रवृत्ति स्थिरांक कितना होता है, तो 80 होता है, ठीक है। अब कूलम के नियम का सदिश रूप क्या क्या हो सकता है, कूलम के नियम सदिश रूप देखिए
आर कैप आर वेक्टर रहेगा तो यहाँ आर क्या होगा, तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अगर आर वेक्टर रहेगा, ऐसे आर कैप रहेगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कूलम के नियम के अनुसार F इक्वल टू 1/4π क्यू इंटू क्यू टू अपन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सदिश स्वरूप क्या हो सकता है, देखिए आर कैप है तो यहाँ पे आर स्क्वायर है। अगर आर वेक्टर रहेगा, देखिए आर इस तरह वेक्टर रहेगा तो यहाँ पे आर एक आर जुड़ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और आर वेक्टर क्या होता है, एक एकांक सदिश होता है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से इतना तक मान रखने के कूलम के नियम का सदिश रूप यही निकलता है। ठीक है, चलिए अब कूलम के नियम से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो कूलम का नियम स्थिर एवं बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, कूलम का नियम जो कूलम बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, तो 10⁻40 गुना क्या होता है, परबल होता है। ठीक है, कूलम का बल जो है 10⁻−15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक की प्रभावित होता है, परंतु 10⁻−15 मीटर से कम दूरी जैसे नाभिकीय दूरी पर कूलम का नियम लागू नहीं होता है। कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, ये तो पढ़ लिए। ठीक है, तो देखिए कूलम का बल जो होता है 10⁻−15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरी तक के प्रभावी होता है, परंतु 10⁻−15 मीटर से कम दूरी जैसे नाभिक की दूरी के लिए प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल जो होता है, दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल 10⁻36 गुना क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, किससे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिए दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला बल 10⁻36 गुना भारी होता है, किससे, परवल बल से। किससे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला बल 10⁻43 गुना क्या होता है, भारी होता है। दो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा तो 43। ठीक, प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तो 40 कहते हैं 36। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए कूलम बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों देखने को मिलता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेगा तो उसमें एक ही चीज़ होगा, वो सिर्फ आकर्षण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा जी, तो आकर्षण करेगा। ठीक है, अब देखिए कूलम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नीचे में इसका मान दिया गया है कि जी क्या है, यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और यहाँ पे के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो भी जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कार्य करने वाला बल F तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई से सूचित करते हैं। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/Q क्यों हो जाएगा। इसका मात्रा क्या बोलेंगे, तो F का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और क्यों का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन बटे कूलम होता है, और एक होता है ई इक्वल टू V/L यानी वोल्ट बटे मीटर होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मात्रक भी देखिए लिए, और इसका बीमा देख लेते हैं। तो इसका बीमा होता है MLT−3 A−1। ठीक है, MLT−3 A−1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब किसी बिंदु आवेश के कारण पूछेगा तो क्या होगा, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q/r² हो जाता है। ठीक है, Q/r², क्यों क्या है, आवेश है, आर क्या है, दूरी है, बस इतना ही रखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में सुझाव दिया कि वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वह काल्पनिक निष्कोण एवं क्या होती है, वक्र है। जिस प्रकार एक स्वतंत्र आवेश, ठीक है, वो अपेक्षाकृत एकांक धन आवेश चलता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बोलेंगे किसी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में सुझाव दिया कि वैद्युत बल रेखाएं जो है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र होता है, ना ही इसका कोई कोण बनता है, ना ही एक निष्कोण वक्र होता है। ठीक है, वक्र बना लेता है, इधर से जाता है तो फिर इधर से घूर जाता है, तो ये होता है वक्र होता है। ठीक है, चलिए
सीधा बोलेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक और निष्कोण वक्र, जिसे खींचा गया वो काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, जिस प्रकार एक स्वतंत्र धनावेश जो है वृत्त के धनावेश जो है धनावेश एकांक धनावेश चलता है, ठीक उसी प्रकार करते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाएं जो है धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और वैद्युत बल रेखाएं जो है ना, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा होता है तो वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो कि दो दिशा को संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। और वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ये क्वेश्चन आता है कि वैद्युत बल रेखाएं कितने डिग्री पर काटता है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि कभी नहीं काटता है, तो वो ऑप्शन को सही करना है। वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को परिचित नहीं करती है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं उत्पन्न होगी, जो कि संभव नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव निष्कोण वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव खुला वक्र बनाती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, परस्पर समानांतर होती है एवं समदूरस्थ होती है। एक समान रहेगा तब, ठीक है, एक समान रहेगा तब। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है तो जिन बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं प्रबल होती है, क्या होती है, प्रबल होती है, रेखाएं पास होती है, जहाँ दुर्बल होता है वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और इसका आगे पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।